Hello everyone, welcome back to my session. In this session, I am going to explain NCERT from the unit Genetics and Evolution. Yes, आज का जो explanation का session है वो हम start करेंगे जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर से जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब भाई हम जेनेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले याद करना चाहिए फादर ऑफ जेनेटिक्स को, जो कि है ग्रेगर जॉन मेंडल। भाई ये जो मेंडल थे ये एक बिशप थे, ठीक है। तो अब बिशप थे तो पूरे जो इनका जो चर्च था उनके प्रेमिसेस की सारी जिम्मेदारी इन्हीं की थी। वहां पे जो गार्डन था उनके मेंटेनेंस की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इन्हीं के पास थी। अब भाई इन्होंने क्या किया, वहां के जो गार्डन थे वहां पे इन्होंने गार्डन पी प्लांट्स ग्रो कराए और 7 साल तक उनपे एक्सपेरिमेंट किया। जब एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने जेनेटिक्स के फंडामेंटल वहीं से दिए जिनको हम आज बोलते हैं मेंडल्स लॉ। राइट, तो इन्होंने 3 लॉज दिए गार्डन पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके। पर क्या था कि उस समय पे इनको उतनी ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, बल्कि इनके लॉस को किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। अब भाई क्यों नहीं किया था, उसका रीजन ये है कि उस टाइम पे एक तो इतना सोशल मीडिया नहीं होता था जैसे कि आज के समय में है, आप कुछ भी डालो वायरल हो जाएगा। राइट, एक तो ये भी कारण था। दूसरा क्या कारण था कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो लॉस थे उनको इन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स लगा दी। अब भाई जितने भी वहां पे बायोलॉजी के साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि क्या बायो में ये मैथ्स इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इन सब कारणों की वजह से मेंडल्स को उस टाइम पे इतनी ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई थी। और उन्होंने ऐसा बोला था कि भाई कुछ तो है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है, पर वो क्या है ये उन्होंने एग्जैक्टली exactly नहीं बताया था। उन्होंने बोला था कि कुछ तो फैक्टर्स हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे में पास हो रहे हैं, तो उन्होंने ये फैक्टर का टर्म दिया था। जीन का कॉन्सेप्ट अब जाके आया है। ऑलराइट, तो ये जो फैक्टर्स थे ये बताया, तो इसकी वजह से भी लोगों ने उनको इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। पर बहुत सालों बाद अराउंड 1900 में इनका जो काम है वो रीडिस्कवर हुआ। और फिर उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए, इन्वॉल्व हुए, उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी दी। इनको जो मेंडल के जो लॉस थे उनके वेरिएशंस निकाले, बहुत सारी चीजें आई और तब जाके इनको पॉस्ट्यूमसली अवार्ड किया गया और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बनाया गया। तो आइए इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स हुए, क्या लॉज निकले, क्या उन लॉज के एक्सेप्शंस हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो भाई हमने ग्रेगर जॉन मेंडल को तो याद कर लिया, अभी उन दो साइंटिस्ट को भी याद कर लेते हैं, दो महान साइंटिस्ट को जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया। तो भाई उनमें से एक थे जेम्स वॉटसन। तो ये जो है ये शिकागो में पले बड़े और इन्होंने जूलॉजी में बीएससी की डिग्री भी हासिल की। इनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हॉबी थी जो कि क्या थी, बर्ड वॉचिंग की। बेटा किसकी हॉबी थी इनकी, बर्ड वॉचिंग की हॉबी थी। मतलब ये बर्ड्स के जो डेली एक्टिविटीज होते हैं उनको इतना अच्छे से ऑब्जर्व करते थे और वहीं से इनका जो इंटरेस्ट है वो जेनेटिक्स को सीखने का पैदा हुआ। फिर आगे जाके इन्होंने पीएचडी भी करी और फिर ये मिले क्रिक से, फ्रांसिस क्रिक से मिले और फिर भाई दोनों की वाइब मैच हो गई। वाइब किस चीज में मैच हुई, डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने में इन दोनों की वाइब मैच हो गई और फिर आगे जाके इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर हमको दिया। हम डबल हेलिकल मॉडल भी पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हमें जेनेटिक्स के जो फंडामेंटल हैं उनको समझना होगा। ऑलराइट, इसीलिए ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यस, तो अब हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। बेटा इनहेरिटेंस से आप लोग क्या समझते हो, इनहेरिटेंस आखिर होता क्या है। देखिए इनहेरिटेंस बायोलॉजी में अगर आप किसी भी वर्ड को ब्रेक डाउन करोगे आपको उसका मतलब अपने आप ही पता चल जाएगा। मतलब इनहेरिटेंस, इन प्लस हेरिटेंस, मतलब कुछ तो है जो पास डाउन हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एनसीईआरटी ने कुछ सवाल रखे हैं कि आपने कभी सोचा है कि जो एलिफेंट है वो बेबी एलिफेंट को ही क्यों बर्थ देता है, या जो वाई अ मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट। भाई
मैंगो का जो बीज है, आम का जो बीज है, वो आम का पेड़ पौधा ही क्यों बड़ा करता है, कोई और पौधा क्यों नहीं बड़ा करता? तो भाई उसका क्या रीजन है? उसका यही रीजन है, इनका इनहेरिटेंस। कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि पास ऑन होते हैं पेरेंट से प्रोजेनी में, वन जनरेशन से दूसरे में, और इसी कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। और यही बेसिस है बेटा हेरिडिटी का। मतलब बेटा आपके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी बॉडी में, आपके चाहे वो हेयर टेक्सचर हो, स्किन कलर हो, आई कलर हो, या कोई भी आपका बात करने का तरीका हो, आपका चलने फिरने का तरीका हो, ये सब कुछ ना कहीं आपके पेरेंट्स से या आपकी ग्रैंड पेरेंट्स से मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीज क्या है? इनहेरिटेंस। ऑलराइट, बट अगर हम दूसरी तरफ बात करें वेरिएशन की, तो वेरिएशन क्या है? देखिए कुछ कैरेक्टर्स आप में ऐसे होंगे जो कुछ नए होंगे, मतलब ना ही वो आपके मम्मी में है ना ही पापा में है, पर कुछ आपके कैरेक्टर्स अलग हैं। जैसे कि अगर हम कर्ली हेयर्स का एग्जांपल लें, जैसे मेरे मम्मी पापा दोनों के स्ट्रेट हेयर्स हैं बट मेरे स्लाइटली कर्ल है, तो दिस इज समथिंग डिफरेंट। ओके, तो ये जब डिफरेंसेस जो आते हैं पेरेंटल कैरेक्टर से अलग, उसको हम बोलते हैं, उस डिग्री को हम बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इज द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस। इज इट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने साहिवाल काउस का एग्जाम्पल दिया है। अब इन्होंने बोला है भाई पहले के लोगों ने क्या किया, जैसे कि यहाँ पे पहले के लोग बहुत पहले से ही जब पोल्ट्री करते आ रहे हैं, एग्रीकल्चर करते आ रहे हैं, तो वहां पे भी उन्होंने ब्रीडिंग कराई है वेरिएशन को लाने के लिए। जैसे कि इन्होंने बोला कि जो भी वाइल्ड काउस हुआ करते थे उनमें से कुछ कुछ सिलेक्टिवली इन्होंने सिलेक्ट कर लिए। जैसे कि दो ब्रीड बहुत अच्छी लगी, कोई ज्यादा गाढ़ा दूध देती है, कोई किसी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, राइट? तो उन दोनों काउस की इन्होंने ब्रीडिंग करा दी और एक नई ब्रीड पैदा कर ली, ताकि उसमें वो क्या हो, क्वांटिटी भी ज्यादा है और थिकनेस भी ज्यादा है, राइट? तो ये क्या हुआ, एक न्यू वेरिएशन हो गया, एक न्यू ब्रीड पैदा हो गई। तो पहले के लोग भी इस तरह की प्रैक्टिसेस करते थे। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है साहिवाल काउस का। चलिए आगे बढ़ते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेंडल ने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था, 1856 से 1863 तक एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, जिसको हम बोलते हैं पाइसम सेटाइवम, राइट? ओके ग्रेट। चलिए, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया भाई, गार्डन पी प्लांट को ही क्यों लिया? सबसे पहले यहाँ ये भी सवाल उठता है, बताइए क्या रीजन हो सकते हैं कि इन्होंने पी प्लांट को ही चुना? पहली बात तो ये कि बेटा सेल्फ पॉलिनेट कर लेते हैं, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा प्रोजेनीज को दे देते हैं, राइट? इनकी शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है। और तीसरी चीज ये भी है कि इनके पास कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, ठीक है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जैसे कि अगर हम सीड शेप की बात करें, तो ये दो तरह के सीड्स बनाते थे, एक तो होते थे गोल गोल और एक होते थे ऐसे रिंकल्ड से, ठीक है? इवन उनके कलर्स भी अलग होते थे, येलो ग्रीन। फ्लावर का कलर भी अलग होता था, ये जो फलियां होती है ना, पॉट शेप भी उनका अलग होता था, पॉट कलर भी अलग होता था। अगर हम बात करें फ्लावर की पोजीशन की, तो वो भी अलग होता था, या तो एक्सिस पे प्रेजेंट होता था या फिर ऊपर सबसे ऊपर टर्मिनल एक्सिस पे, मतलब सॉरी टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होता था। और अगर आप हाइट की बात करो, तो जो पी प्लांट्स होते हैं, ये एक तो बहुत लंबा होता है, एक बहुत छोटा होता है। तो इस तरह के उनको 7 कैरेक्टर्स मिल गए, जिसमें कि उनको 14 वेराइटीज मिल गई। और ये जो इतने सारे कैरेक्टर्स में वेरिएशन उनको मिला, उससे उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई कैरेक्टर्स किस तरह से पास हो रहे हैं उनको समझने के लिए, ठीक है? चलिए, तो अब भाई इनको समझना है, तो मेंडल्स ने क्या किया? मेंडल ने अपने हिसाब से पॉलिनेशन कराया, इन्होंने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया, ट्रू ब्रीडिंग
प्लांट वेराइटीज में। मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं टॉल और ड्वार्फ प्लांट की, या फिर आप ले लीजिए वॉयलेट फ्लावर, और क्या है इनका व्हाइट फ्लावर की अगर हम बात करें, तो इन्होंने ये दोनों प्लांट्स ले लिए, ठीक है। अब इनको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना है, इनको वायलेट का वाइट से ही पॉलिनेशन कराना है। ये चाहते हैं कि वॉयलेट वाइट के संग मल्टीप्लाई करे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, आर्टिफिशियली पॉलिनेट कराते थे। अब आर्टिफिशियली कैसे पॉलिनेट करेंगे बेटा, आर्टिफिशियली पॉलिनेशन पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है, इमैस्कुलेशन से। इमैस्कुलेशन मतलब एंथर्स को काटना। जो पॉलिन ग्रेन्स बनाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, स्टेमस जिसको हम बोलते हैं, उसको रिमूव कर दिया, उसको कट कर दिया, और व्हाइट फ्लावर के जो पॉलन्स हैं उस पे डाल दिए, ठीक है। उनको ट्रांसफर कर दिया, पॉलिनेशन करा दिया, हो गया व्हाइट ऑफ फ्लावर का पॉलिनेशन। तो इस इमैस्कुलेशन प्रोसीजर के थ्रू इन्होंने ब्रीडिंग कराई प्योर लाइन्स की, सिर्फ और सिर्फ जानने के लिए। अब देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, पहले इन्होंने एक ही जीन को कंसीडर करते हुए एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद इन्होंने दो कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हुए एक्सपेरिमेंट किया। जैसे कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की अगर हम बात करें, तो इन्होंने वन कैरेक्टर लिया। लेट से इन्होंने हाइट का कैरेक्टर लिया, ठीक है, एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, ठीक है। एक प्योर वेराइटी ली टॉल पी प्लांट की, एक प्योर वेराइटी ली ड्वार्फ पी प्लांट की। समझ रहे हो इस चीज को, मतलब एक ही कैरेक्टर, एक ही जीन का एक्सपेरिमेंट करा। ऑलराइट, अब देखिए इसके बेसिस पे इनके क्या रिजल्ट आए। ये इन्होंने लिया टॉल प्लांट, फिर लिया इन्होंने डॉर्फ प्लांट। अब जब पहली जनरेशन आई जिसको बोल रहे हैं F1 जनरेशन, तो उसमें क्या हुआ, इन्होंने देखा कि दोनों मतलब सारे ही जो प्लांट्स हैं F1 जनरेशन के जो पैदा हुए हैं, नई फर्स्ट जनरेशन के जो पैदा हुए हैं टॉल और ड्वार्फ के पास, वो सारे ही टॉल हैं भाई। ये क्या चक्कर है। फिर इन्होंने कहा चलो आगे और देखते हैं। तो जब इन्होंने सेकेंड जनरेशन को ऑब्जर्व किया, तो उसमें देखा ज्यादातर टॉल थे, एक ड्वार्फ प्लांट भी था। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 3:1 के फॉर्म में है, मतलब तीन टॉल प्लांट है तो एक रेशियो में ड्वार्फ प्लांट भी है, ठीक है। तो भाई इनको कुछ इससे समझ में आया कि भाई कुछ तो है जो कि पास हो रहा है। जरूरी नहीं है कि वो पहली जनरेशन में वो कैरेक्टर दिख जाए, पर हो सकता है वो आगे आने वाली जनरेशन में वो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, राइट। तो यहीं से इन्होंने ये फैक्टर का कॉन्सेप्ट लाया कि भाई कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कि कुछ तो है जो पास हो रहा है फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में स्टेबली, बिना किसी चेंज के, ठीक है। और उसका नाम इन्होंने फैक्टर दे दिया, पर अब जाके हम उसको जीन्स बोलते हैं। तो भाई 1856 के टाइम पे ही मेंडल ने बता दिया था कि फैक्टर्स हैं जो कि पास हो रहे हैं। अब भाई इन्होंने ये भी बोला कि जो फैक्टर हैं यानी कि जो जीन है, उनके कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, उनको हम बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं हम उनको बेटा, हम उनको बोलते हैं अलील। तो यहां से हमें दो चीजें पता चली, एक तो हमें जीन पता चल गए, दूसरा हमें क्या पता चल गया, एलील का कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया। तो एलील क्या है, जीन की कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स है। जैसे कि अब सपोज कोई जीन है, लेट्स से हाइट का जो जीन है, तो उसकी दो कंट्रास्टिंग फॉर्म्स कौन हो गई, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, राइट। जैसे कि अगर हम इस टॉल को हम कैपिटल टी से करते हैं, और इस ड्वार्फ को हम स्मॉल टी से करते हैं, तो ये जो एक हाइट का जो कैरेक्टर है, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी से डिनोट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों एलील्स हैं। कैपिटल टी एक एलील है जो कि टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल टी एक एलील है जो कि ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे क्लियर, यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है। अब भाई एक और कॉन्सेप्ट आता है, जब भी हम ये क्रॉसिंग करते हैं तो ये हम करते हैं पुनेट स्क्वायर से क्रॉसिंग। अब ये पुनेट स्क्वायर क्या होता है,
तो जो पुनिट स्क्वायर एक साइंटिस्ट थे, रेजिनाल्ड सी पुनिट, इन्होंने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मेथड बताया था कि इस तरह से हम पॉसिबल क्रॉसिंग हम कर सकते हैं। तो सपोज अगर मैं टॉल की बात कर रही हूँ, तो जो टॉल वाला है बेटा, ये क्या करेगा, ये टी बना रहा है कैपिटल, डॉट वाला स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ जो जनरेशन आएगी कैपिटल टी स्मॉल टी वाली आएगी, मतलब यहाँ पे टी है, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल टी ले लो, तो इसका इससे क्रॉस के यहाँ आएगा, इसका इससे क्रॉस के कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इसका इससे क्रॉस के कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इसका इससे क्रॉस के कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है। तो मतलब हमें ये सारे ही कैसे दिख गए, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दिख गए F1 जनरेशन में। इस चीज को समझिए, ठीक है। अब दूसरी अगर हम बात करें F2 जनरेशन की, तो भाई अब हमें F1 जनरेशन में कौन मिला है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले लोग मिले हैं, राइट। तो अगर ये लोग आपस में सेल्फिंग करेंगे, मतलब आपस में सेल्फ पॉलिनेट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा इसके भी हम इस तरह से यूनिट स्क्वायर के थ्रू हम पॉसिबल प्रोजेनीज के जीनोटाइप पता कर सकते हैं। तो देखिए अब ये कैपिटल टी आपस में क्रॉस करेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आएगा, राइट। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में करेगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी करेगा, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया बेटा, हमको मिल गया वन। तो क्या है, कैपिटल टी है। अब कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, सॉरी कितने हैं ये, दो हैं, राइट। अब वाफ का कितना है, स्मॉल टी, राइट। तो इस तरह से हमको मिल गया। पर हमें इसमें से दिख कितने टॉल रहे हैं, हमें दिख तीन टॉल रहे हैं, ठीक है। और पर और एक हमें दिख रहा है ड्वार्फ, राइट। बट एक्चुअली में क्या है, अगर आप देखोगे तो प्योर जो टॉल वाले हैं वो एक है, और जो प्योर ड्वार्फ वाला है वो भी एक है। पर जो टॉल के संग ड्वार्फ वाली जिसके पास है ये कितने हैं, दो हैं। तो एक रेशियो हमारा आएगा 3:1 जो हमें दिख रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे फिनोटाइप। जो हमें दिखता है हम उसको बोलते हैं फिनोटाइप। जो हमें दिखता नहीं है पर हर जीन पूल में होता है, जेनेटिक मेकअप होता है, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। समझ रहे हो। तो यहां से हमें और टर्म्स मिले, जीन, एलील, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। समझ रही हो इस चीज को। अभी तक हमें ये फोर टर्म्स मिल चुके हैं, जीन, अलील, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब विजिबल कैरेक्टर, जो हमें दिख रहा है, हमें आंखों से जो दिख रहा है ना, जो विजिबल है। समझिए इस चीज को। और जीनोटाइप मतलब जो जीन्स में है इसके, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी। अब भाई यहाँ पे मैम आपने बात करी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो भाई इनके लिए भी टर्म दिया गया जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं होमोजाइगस, मतलब सेम टाइप के जो हो एलिस, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इनको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। अनदर फिफ्थ टर्म हैज कम नाउ, हेटेरोजाइगस किसे बोलेंगे, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। मतलब डिफरेंसेस हो, डिफरेंट टाइप के क्या हो, एलील्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हेटेरोजाइगस बोलेंगे। इज इट क्लियर। सो दीज आर दी फिफ्थ एंड सिक्स टर्म, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। इतना समझ में आया, आई होप दिस क्रॉस इज क्लियर टू यू। अब आपको एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, डोमिनेंट एंड रेसिस्ट का कॉन्सेप्ट। तो भाई ऐसा क्यों हुआ कि हमें फर्स्ट जनरेशन में केवल टॉल मिले, पर सेकेंड जनरेशन में हमें कुछ अमाउंट में ड्वार्फ भी मिल गए, ऐसा क्यों हुआ।
व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डोमिनेंस? भाई देखिए, जो दिखता है, मतलब जो दूसरे वाले को छुपा देता है। अभी अगर आप अपने आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा वहां पे भी आप देखोगे, अगर आपके 4 फ्रेंड्स हैं तो एक ऐसा है जो अपनी दादागिरी करता है, ठीक है। तो ये जो डोमिनेंस जो एलील है ये भी वही है। ये एक तरीके की दादागिरी करते हैं। और ये क्या करते हैं बेटा, ये जो दूसरा जीन होता है उसको एक्सप्रेस नहीं होने देते, उसके एक्सप्रेशन को मास्क कर देते हैं, छुपा देते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं करने देते हैं। जैसे कि यहाँ पे टॉल प्लांट ने किया बेचारे डॉर्फ प्लांट के संग, है ना। वो बेचारा अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा है, कर पाया F1 जनरेशन में। पर F2 जनरेशन में आके वो थोड़ा हिम्मत करके थोड़ा बहुत आगे बढ़ के आया और कुछ रेशियो में उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, जिसकी वजह से जो कुछ प्रोजेनी थी भले ही 1 रेशियो में सही, पर अपने आप को प्रेजेंट कर पाई, अपने कैरेक्टर को प्रेजेंट कर पाई, अपने समझ लो अपने ड्वार्फनेस को प्रेजेंट कर पाई। सो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसेसिव बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने रेसेसिव का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया। इज इट क्लियर? चलिए, तो अभी ये जो हुआ वो क्या हुआ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ। क्या हुआ बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ, क्योंकि केवल 1 कैरेक्टर को यहाँ पे लिया गया, दैट इज दी स्टेम हाइट, टॉल और डॉर्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब हमने कर लिया है। रेजनाल्ड सी पुनेट ने ये प्रोबेबिलिटी दी है, इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। ये आपके एनसीईआरटी में भी ये मेथड दिया हुआ है, एंड आई होप आपने क्लास 10th में भी इसको किया होगा। अब भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रेशियोज आए इसको मैथमेटिकल मैथमेटिकल बाइनोमियल एक्सप्रेशन में भी एक्सप्रेस कर दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो मेंडल ने, राइट। चलिए, अब इसके बाद भाई मेंडल ने तो और भी एक्सपेरिमेंट किए थे, F3 F4 जनरेशन को भी लेके आए थे। और उसके बाद मेंडल ने एक और चीज करी थी, इन्होंने करवाया था टेस्ट क्रॉस। अब भाई ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये टेस्ट क्रॉस क्या है, मेंडल ने टेस्ट क्रॉस करवाया था। अब ये जो टेस्ट क्रॉस होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो अननोन स्पीशीज होती हैं वो रेसेसिव वाले के संग क्रॉस कराई जाती है, ठीक है। यस, अब ऐसा क्यों होता है, जीनोटाइप को जानने के लिए, ठीक है। तो जो अननोन वाली होती है, अननोन इनटू रिसेसिव, इसमें टेस्ट क्रॉस में कराई जाती है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है किसका, फ्लावर का एग्जाम्पल लिया है। एक तो व्हाइट फ्लावर, और ये जो है वॉयलेट फ्लावर का इन्होंने करा दिया। ये क्या है भाई, ये कंप्लीटली अननोन है, ठीक है। लेट्स से कि अभी दिख वॉयलेट रहा है, बट देयर आर चांसेस कि इसके पास क्या हो भाई, व्हाइट के भी कुछ जीन्स हो, व्हाइट के भी कुछ एलील्स हो, राइट। तो इसके लिए हमने क्या किया, होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करा दिया। अगर आप देखोगे तो जब आप इसका क्रॉस कराओगे तो आपको दिखेगा, सबसे पहले आपको दिखेगा ये व्हाइट फ्लावर के संग इसका आप क्रॉस करा रहे हो डोमिनेंट फिनोटाइप का, तो आपको दिखेगा कि सारे ही क्या है, फ्लावर सारे वॉयलेट आ रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका भी एक मेथड होता है, रुकिए अभी करते हैं इसको। टेस्ट क्रॉस को जानने की पॉसिबिलिटीज एक्चुअली 3 तरह से होती हैं। जैसे कि अगर हम अगर अननोन वाला जो जीनोटाइप है कैपिटल टी है, ठीक है। तो इसको अगर रेसिसिव से क्रॉस कराएंगे तो जो इसका जो रेशियो है वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा अराउंड 4:0, ठीक है। अगर अननोन बेटा हेटेरोजाइगस है, ठीक है। अब भाई टेस्ट क्रॉस में हो क्या रहा है, टेस्ट क्रॉस में हम क्या कर रहे हैं, जीनोटाइप को जानने के लिए तो हम रेसेसिव होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस करा रहे हैं। दिस वन इज होमोजाइगस रेसेसिव। ये जो क्या स्मॉल टी है ये क्या है, होमोजाइगस रेसेसिव है, ठीक है। अगर आप इसका पोनेट स्क्वायर में करके क्रॉस कराओगे तो क्या आएगा, सारे 4:0 दिखेंगे,
ठीक है, अब आपके पास कोई अननोन स्पीशीज आ गए, आपको पता करना है भाई इसका जीनोटाइप क्या है। जैसे कि यहाँ पे एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल ये वॉयलेट फ्लावर का दिया है, हमें नहीं पता ना, ये दिख तो वॉयलेट रहा है, इट में बी होमोजाइगस, इट में बी हेटेरोजाइगस एलील, ठीक है, तो हमें नहीं पता। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी दी है, अगर आप इसका क्रॉस होमोजाइगस रेसेसिव से कराते हो और रेशियो जो आता है वो आता है 4:0, तो क्या है, जो अननोन वाला है दैट इज द होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। अगर ये क्या है, सपोज अननोन, मान लीजिए उसका जीनोटाइप है हेटेरोजाइगस, और अगर आप उसका स्मॉल टी से क्रॉस कराओगे, तो बेटा रेशियो क्या आएगा इसका, इसका रेशियो आएगा 1:1, ठीक है, मतलब 50-50 आएगा, आधे शॉर्ट होंगे आधे टॉल होंगे। अगर हम फ्लावर के कलर की बात करें तो आधे वॉयलेट होंगे, आधे क्या होंगे, व्हाइट होंगे। अब इसकी तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इफ अननोन स्पीशीज इज पूर्ण क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है, और आप उसका फिर होमोजाइगस रिसेसिव से करा रहे हो, तो बेटा इसका रेशियो कितना होगा, बताइए। इसका होगा 0:4, मतलब सारे ही क्या होंगे, ड्वार्फ होंगे। आप ये समझ लीजिए ये सारे ड्वार्फ होंगे, टॉल बिल्कुल नहीं होंगे। तो क्या हुआ, मतलब जो अननोन वाली है वो क्या है, होमोजाइगस रेसेसिव है। अगर सारे ही टॉल होंगे तो क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर 50-50 है तो जो अननोन वाली है वो क्या है, हेटेरोजाइगस है, ठीक है। तो इस केसेस में इन्होंने यही बताया है, अगर अगर क्या होगा, अगर ये हेटेरोजाइगस होगा तो आधे वॉयलेट होंगे आधे व्हाइट होंगे। अगर ये डोमिनेंट हुआ, मतलब कैपिटल डब्ल्यू है, तो फिर सारे ही वॉयलेट दिखेंगे और जो अननोन फ्लावर है होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा। सो दीज आर दी 3 पॉसिबिलिटीज, और जो टेस्ट क्रॉस है उसको हम जीनोटाइप को जानने के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इन्हीं एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बेटा मेंडल्स ने 3 लॉज निकाले। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कि फर्स्ट लॉ है, और जो सेकंड लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो डोमिनेंस में इन्होंने यही चीज बताई कि कुछ डिस्क्रीट यूनिट्स हैं जिसका नाम इन्होंने क्या दिया था, फैक्टर दिया था, और यही जो फैक्टर है ये कंट्रोल करती है, ये पेयर में होते हैं, और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं। और ये जो पेयर में जो होते हैं फैक्टर्स, इनके जो एलील्स हैं, तो एक तो होता है डोमिनेंट जो कि दूसरे वाले को एक्सप्रेस नहीं होने देता है, जिसको हम बोलते हैं रेसेसिव, दूसरे वाले को जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। सो ये जो एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पैरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इट ऑल्सो एक्सप्लेन दी रेशियो, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं सेकेंड लॉ की, जो कि है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है बेटा, ये बोलता है कि जो एलील्स हैं आपस में ब्लेंड नहीं होते हैं, मतलब आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देते हैं, चाहे वो F1 में करें, चाहे F2 में करें या F3 में करें। इट डिपेंड्स ऑन देयर कैपेसिटी और पोटेंशियल, आप जो भी बोलोगे। सो यस, दे डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये इन्होंने दो तो लॉज दे दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पर इसके भी एक्सेप्शन आ गए, जो कि क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, ठीक है। आगे जाके आप पढ़ोगे को डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है बेटा, जो डोमिनेंट वाला जो कैरेक्टर होता है वो अपने आप को प्रॉपरली नहीं कर पाता और यहाँ ब्लेंडिंग हो जाती है, ठीक है, कैरेक्टर्स की। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ऐसा एक्चुअली 3 जगहों पे होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया है डॉग फ्लावर का, एंटेरिनम स्पीशीज का। दूसरा होता है प्लांट्स में, 4 o'clock प्लांट में, मिराबिलस जैल्पा में। और जो तीसरा होता है वो एक फाउल में होता है, जो कि देखने को मिलता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यस, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो रेड और व्हाइट फ्लावर को अगर आप क्रॉस कराओगे तो आपको F1 जनरेशन में सारे ही पिंक नजर आएंगे, ठीक है। तो ना आपको रेड मिलेंगे, ना ही रेड दिखेंगे, ना ही व्हाइट दिखेंगे।
पर जब ये आपस में सेल्फिंग करेंगे F1 जनरेशन की प्रोजनी, तो F2 जनरेशन में रेड और व्हाइट दिखेंगे, कम रेशियो में दिखेंगे, बट जो मेजर रेशियो होगा वो पिंक का होगा, मतलब दैट इज 2। तो 1:2:1 दिखेगा, फिनोटिपिक रेशियो, समझ रहे हो, जो कि नॉर्मली जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1। बट यहाँ पे क्या है, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों ही 1:2:1 होंगे। ऑल राइट, तो ये भी देखिए पुनेट स्क्वायर का यहाँ पे यूज किया गया है। आई थिंक आप लोग अभी तो काफी ज्यादा वेल नोन होंगे पुनेट स्क्वायर के यूज से, क्योंकि 10th क्लास में ये आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। अब एनसीईआरटी ने यहाँ एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दी है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो इन्होंने बोला है कि भाई डोमिनेंस होता क्या है और कब डोमिनेंस होता है और कब नहीं होता है। ऑलराइट, तो इसको जरा समझते। सो अगर मॉडिफिकेशन होता है तो क्या होगा, तीन तरह की पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर कोई भी एलील मॉडिफाई होता है तो उसके तीन तरह की पॉसिबिलिटी होंगी। या तो वो नॉर्मली बिहेव करेगा, या फिर नॉन फंक्शनली बिहेव करेगा, या तो वो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, तो कोई फंक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है भाई, देखिए जनरली क्या होता है, जीन के दो पेयर होते हैं जिसको हम बोल रहे हैं, मतलब पेयर एज इन दो फॉर्म होते हैं, एलील बोल रहे हैं हम जिसको, और जो जीन है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ये भी हमको पता है। ठीक है, और कोई ना कोई जीन जो है कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस करने के लिए ही पैदा हुआ है, मतलब दे आर कोडेड इन प्रोटीन्स। तो जो प्रोटीन होते हैं उनका कोई ना कोई फंक्शन होता है। सपोज कोई एक जीन है, ठीक है, उसका वो एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, और वो एंजाइम किसी सबस्ट्रेट पे जाके काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे इन्होंने एंजाइम का एग्जाम्पल लिया है। तो क्या होगा भाई, अगर वो एलील कोई मॉडिफाई हो गया तो उसकी तीन पॉसिबिलिटी बनेगी। या तो नॉर्मली होगा, ठीक है, नॉर्मली होगा मॉडिफिकेशन के बाद भी, तो ऐसा कुछ खास फर्क दिखेगा नहीं। बट अगर वो कोई नॉन फंक्शनल हो जाता है तो भाई इस केस में क्या होगा, अगर वो फर्स्ट केस में तो ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, बट अगर वो नॉन फंक्शनल हो जाता है या कोई एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करता है, तो भाई दिक्कत हो जाएगी। जो वो काम कर रहा था, जो वो फंक्शन कर रहा था, वो फंक्शन उसका रुक जाएगा। जैसे कि अगर वो किसी फ्लावर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जैसे कि रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो रेड नहीं दिखेगा। समझ रहे हो आप। अब अगर हम बात करें थर्ड केस की, जो कि क्या है, नो एंजाइम एट ऑल, तो भाई उसमें भी सेम चीज हो जाएगी, वो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। ठीक है, तो नो एंजाइम इज प्रोड्यूस, मतलब इन इन सब केसेस में क्या होगा बेटा, जो फिनोटाइप है वो नहीं दिखेगा। ठीक है, जो अनमॉडिफाइड एलील है फिर उसका ही फिनोटाइप दिखेगा। जो मॉडिफाइड एलील है, मतलब जिसको किसी तरह से मॉडिफाई कर दिया गया है, जिसको इनएक्टिव कर दिया गया है, उसका नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है डोमिनेंस और रेसेसिव के केस में, इस तरह से ये चीजें होती हैं, इसलिए हमें डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज वन एक्सेप्शन फ्रॉम ऑल मेंडल्स लॉज। अब जो सेकेंड एक्सेप्शन है क्या है बेटा, को डोमिनेंस। तो यहाँ पे क्या बोला है, इन द केस ऑफ को डोमिनेंस, मतलब सारे जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लिया कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है ये एक ही जीन कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इन्होंने बोला था कि पेयर कंट्रास्टिंग पेयर्स होते हैं, है ना, और एलील जो होते हैं जनरली पेयर्स में होते हैं, बट यहाँ पे क्या है, दो से ज्यादा एलील एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि जीन आई जो है वो एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज ये जो आई जीन है ये तीन एलील्स बना रहा है, दैट इज आई ए आई बी एंड आई। ठीक है, जो आई ए और आई बी है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो अगर आई ए और आई बी आते हैं तो जो जीनोटाइप हो जाता है ऑफस्प्रिंग का वो क्या हो जाता है, ए ब्लड ग्रुप हो जाता है। अगर आई ए आई बी आता है तो ए बी हो जाता है। तो यहाँ पे साफ में दिख रहे हैं, तो को डोमिनेंस आ गया ना यहाँ पे। अगर आई ए आई नॉर्मल आई है तो भी ए ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो आई है वो किसी तरह का शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, इसलिए जो है, अगर आई ए सिंपली आई के संग है तो ए वाला अपना शो करेगा। ठीक है, यस, अगर हम बी बी की बात करें तो नॉर्मल बी ही रहेगा ब्लड ग्रुप।
और अगर आई की बात करें तो भी बी रहेगा, और आई है तो भी ओ रहेगा। सो दिस इज द केस ऑफ कोडोमिनेंस, मतलब एक से ज्यादा एलील्स को कंट्रोल कर रहा है एक ही जीन, और इस केस में क्या होता है, ये दोनों ही साथ में रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने एलील को, जैसे कि हमें ए बी ब्लड ग्रुप में देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात करें तो इसको हम मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो से ज्यादा एलील्स हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है इसका स्टार्च सिंथेसिस का। यहाँ पे इन्होंने पीसी भी बोला है, स्टार्च सिंथेसिस इन पीसी इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। ठीक है, अब इस एक स्टार्च सिंथेसिस के लिए एक ही जीन है जिसमें कि दो एलील है, एक तो है कैपिटल बी, एक है स्मॉल बी। अब जो कैपिटल बी है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लार्ज स्टार्च ग्रेन्स के लिए, और राउंड भी रहेंगे। ठीक है, लार्ज ग्रेन साइज है, ऊपर से ये राउंड भी है शेप में। सॉरी, और जो स्मॉल बी वाला है वो क्या है बेटा, वो लेस एफिशिएंट है। ठीक है, स्टार्च सिंथेसिस में वो इतने ज्यादा स्टार्च नहीं बनाता है, तो वो उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पे ये दो एलील हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। जैसे कि अगर नॉर्मल बी बी आता है तो क्या होगा बेटा, इनका जो साइज है वो राउंड और लार्ज ही होगा। ठीक है, अगर स्मॉल बी आता है तो सेम चीज, रिंकल एंड स्मॉल। पर अगर आप देखोगे, अगर बी बी आता है तो इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। तो आज हमने बात करी है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की एंड मेंडल्स लॉज की, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसके एक्सेप्शंस हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स की। सो यस, आई दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।